तो हाँ भाई करें शुरू। तो आपने मेरे हाथ में फोन देख लिया होगा कि कौन सा है। ये है Reno 10 Pro Plus, जिसकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। हमने इस फोन को पर्सनली यूज करा है, जिसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो कि मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी इस सीरीज में ना टोटल 3 फोन थे, एक Pro Plus है, एक Pro है, एक नॉन Pro है। तो मैं आपको बाकी के 2 फोन के बारे में बताऊंगा कि क्या इसकी हवा में बिक रहे हैं, उनके अंदर कुछ खास भी है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर बिगर आगे मत बढ़ना। अभी नो डाउट भाई डिजाइन डिपार्टमेंट में तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। फोन देखते ही अलग ही पहचान में आ जाता है कि Reno की 10 सीरीज है। तीनों ही फोनों का डिजाइन लगभग सेम है, बस 10 Pro Plus में आपको पेरिस्कोप कैमरा सेंसर मिलता है नीचे, और इसमें मारी सिलिकॉन भी है। मतलब मारी सिलिकॉन की चिपसेट यूज करा है, जो कि लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और गेमिंग में मानी जाती है, जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। खैर यहाँ पर लुक वाइज भाई फोन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर प्रो और प्लस के अंदर दोनों में आपको बैक ग्लास की मिलती है, और साइड का फ्रेम तीनों में प्लास्टिक का है। तो मेरे को ये लगता है कि भाई प्रो प्लस को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए और थोड़ा सा प्रीमियम फील कराने के लिए यहाँ पर साइड फ्रेम इन्हें देना चाहिए था मेटल का, क्योंकि Reno 6 सीरीज में जो बेस वेरिएंट था ना Reno 6, उसके अंदर भी मेटल का फ्रेम मिलता था, और क्या ही मस्त इन हैंड फील थी। हालांकि इसकी इन हैंड फील भी अच्छी है, प्रीमियम फील होता है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम और ड्यूरेबल हो जाता अगर इसमें मेटल फ्रेम होता। बाकी डिजाइन डिपार्टमेंट में नो डाउट भाई फोन बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑफलाइन में अगर आप देखने जाओगे फोन को तो पहली नजर में पक्का पसंद आने वाला है, और वो लोग जो कि हार्डकोर टेक एंथुसियास्ट नहीं है वो इस चीज को देख के शायद इस फोन की तरफ फिसल भी जाए। बाकी यहाँ पर जो कलर है ये थोड़ा सा पिंक और पर्पल के बीच का है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर शाइनी बैक है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट थोड़े से विजिबल हैं, बट भाई जो ब्लैक कलर होता है उस पर बहुत ज्यादा दिखते हैं, यहाँ पर थोड़े कम है। बट यहाँ पर अगर आप विदाउट कवर फोन को चलाते हो तो थोड़ी बहुत हेयर लाइन स्क्रैच लग सकती है, और ऊपर से जो इसमें ग्लास यूज करा है वो भी असाही प्रोटेक्शन है, जो कि इतनी खास कोई प्रोटेक्शन है नहीं। तो नो डाउट ओप्पो ने भाई ओप्पो Reno 10 सीरीज में डिजाइन में तो बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी कंपनी लाइक iQOO, Vivo सेम डिजाइन लाई जा रही है नई सीरीज के अंदर भी, तो यहाँ पर कुछ अलग देखने के लिए मिला है। बट एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो है इसके अंदर IP रेटिंग नहीं है। हम इतना अच्छा खासा पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होने चाहिए था ना IP रेटिंग, जैसे पानी की छींटों से बच जाए फोन, तो उससे बचा के रखना पड़ेगा। बट एक चीज अच्छी है, आप अपने घर के टीवी AC को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि IR ब्लास्टर की शक्ति मिलती है इसमें। हालांकि मैं इसको इतना यूज नहीं करता, बट अब बात करते हैं उसकी, जिसके लिए ओप्पो Reno सीरीज काफी ज्यादा फेमस अपने डिजाइन के साथ साथ, वो है कैमरास। भाई इसके कैमरास हमने ना अलग से जाके बैंगलोर में टेस्ट करे हैं, और इसके कैमरे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। हमने X90 से कंपेयर करा था, कहीं कहीं तो X90 को तगड़ी टक्कर दे देता है। बट वो ये कि ओप्पो की जो भाई गोरा करने वाली आदत है वो यहाँ पर भी नहीं गई है, तो यहाँ पर भी आपको किसी किसी कंडीशन में थोड़ा गोरा देखने के लिए मिल सकता है। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, मारी सिलिकॉन क्या ही काम कर रहा है इसके अंदर। वैसे ये सुनने में आ रहा है कि मारी सिलिकॉन की लास्ट जनरेशन है इस फोन में। अब देखते हैं ओप्पो कुछ नया लाता है या किसी के साथ कोलैब करता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हो। खैर यहाँ पर जो ऑल ओवर कैमरा परफॉर्मेंस है वीडियो फोटोज के अंदर अच्छी है, एंड स्पेशली जो मेरे को एक चीज अच्छी लगी है इसके अंदर, लाइक इसमें जो पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है, इस पे जो लेंस लगाया गया है ना, इसमें ना के बराबर रिफ्लेक्शन है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे तो आपको अंदर का डायरेक्ट लेंस दिखेगा, और इसकी एडवांटेज ये है जब भी आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे तो फ्लेयर्स कम मिलते हैं। और सेम टेक्नोलॉजी वीवो भी यूज करता है, लेकिन वीवो ने जाइस के साथ कोलैब किया है। इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं करा कि यहाँ पर कौन सा ग्लास है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शंस बहुत ही कम है। अगर आप टिल्ट करके देखोगे तो ऊपर वाले कैमरास पे तो भी रिफ्लेक्शन दिख जाएगी, लेकिन इस पे बहुत ही कम रिफ्लेक्शन मिलती है। बाकी इसके अंदर भाई प्राइस पॉइंट पे जो 120x डिजिटल जूम मिलता है ना, वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बस इसे S23 अल्ट्रा से कंपेयर मत करने लग जाना, उसके प्राइस में 2 आएंगे। बाकी कैमरे के अंदर वही सीन है, थोड़ा सा गोरा करता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ठीक ठाक फोटो ले लेता है, और वीडियो के लिए भाई ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन जो इसके बाकी के 2 बच्चे आते हैं, एक प्रो और नॉन प्रो, उनकी क्लियरिटी की सुन लो तारीफ। फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो चमका देता है डे लाइट कंडीशन में, मतलब एक्सपोजर कंट्रोल है ही नहीं। और फोटो के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिलता है। यहां तक कि प्रो के अंदर तो 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया अलग से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने के लिए। उसके बाद भी बहुत ज्यादा ओवरशार्पनिंग मिलती है, और गोरा हद से ज्यादा करता है। तो तीनों फोन के कैमरास को यूज करने के बाद ये बात तो पता लगी कि प्रो प्लस के ही कैमरा काम के हैं, जो कि नॉर्मल पर्सन को पसंद आ सकते हैं। मतलब ये ऐसी फोटो क्लिक करता है जो लोग ज्यादा टेक एंथुसियास्ट नहीं है, वो क्लिक करेंगे, उनको पहले से एक एडिटेड फोटो मिलती है, जो कि ज्यादातर लोग भाई एडिट करने के बाद वही अचीव करते हैं, तो इसके अंदर पहले से ही वो फोटो मिल जाती है। लेकिन बाकी के 2 जो फोन है ना इन्होंने निकाले हैं, वो तो बिल्कुल ही कचरा फोटो क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन से इसके कैमरा भी कंपेयर करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी में थोड़ी बहुत कमी लग सकती है, और हमने इसका कंपैरिजन भी किया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो इसके कैमरास को मैं फिर भी एक बार को बोल सकता हूं कि अच्छे हैं इस सीरीज के अंदर। लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर भाई सुनने में लगता है कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, क्या ही मस्त परफॉर्म करेगा। और ऊपर से इसके अंदर LPDDR5 रैम दी है, 12 GB की और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छे से हैंडल कर लेता है फोन। लेकिन अब बात करें गेमिंग की, क्योंकि इतना तगड़ा प्रोसेसर है, तो भाई इसके अंदर गेम सेटिंग 90 FPS तक मिलती है BGMI के अंदर। 90 FPS में प्ले करोगे तो कंसिस्टेंसी छोड़ो, 90 FPS भी टच नहीं कर पाता है। और दूसरा, अगर आप लो सेटिंग्स पे भी प्ले करोगे तो गेम प्ले उतना अच्छा नहीं है, आपको मस्त जिटरिंग मिलने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है इसके गेम प्ले में। तो गेम प्ले इस फोन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऊपर से इसके अंदर आपको गेम मोड मिलता है, जिसमें अगर आप ब्राइटनेस लो कर भी लेते हो तो भी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता
है जिसकी वजह से गेम प्ले के टाइम पे ब्राइटनेस की काफी कमी लगती है, वो भी थोड़े से गेम प्ले के बाद ही। और मैं स्पीकर से तो गेम प्ले करते नहीं हूं, तो मैंने भाई मस्त टाइप सी वाले ईयरफोन लगाए थे इसके अंदर। और इसके साथ एक सीन है कि यहाँ पर मैंने AKG के ईयरफोन यूज करे थे, हर 10 मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो मेरे को हर 10 मिनट बाद OTG से जाके उन्हें कनेक्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर भाई एनिमीज हेड ने मुझे एनिमीज डेड कर दिया था। तो इसका जुगाड़ हमने काफी ढूंढा कि ये कनेक्ट रहे, हमेशा हमें नहीं मिला। अगर आपको पता है कि कैसे लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट करना, मतलब परमानेंटली कनेक्ट किया जाए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। बाकी हमने वायरलेस ईयरफोन से भी ट्राई करा, दूसरे वायरलेस ईयरफोन्स के साथ तो भाई लेटेंसी मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट प्रो अगर आप कनेक्ट कर लेते हो इनके साथ तो वहां पर लेटेंसी नहीं मिलती। और गेमिंग में जिटर तो है ही, जैसे मैंने बताया। उसके साथ भाई 2 बार ये फ्रीज भी हुआ था, जिसे सही करने के लिए मुझे ऐप क्लोज करके फिर से ओपन करनी पड़ी। तो इतने तो बंदे सामने वाले मुझे टपका के चले जाएंगे। खैर यहाँ पर ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज मैं खुलकर कह सकता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें इसके UI एक्सपीरियंस की, देखो UI चलने में काफी स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर जो वर्स्ट पार्ट आता है, जिसमें iQOO और Vivo बदनाम है कि भाई इस प्राइस में भी तुम काफी ज्यादा ब्लोटवेयर दे रहे हो, तो इसके अंदर उससे भी ज्यादा ब्लोटवेयर मिलता है। और सबसे दुखद वाली बात यह है कि इतना प्राइस पे करने के बाद भी आपको कभी कभी ऐप रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर जो पुश नोटिफिकेशन है 2 ऐप से, वो बहुत ज्यादा आती हैं। एक तो है ऐप मार्केट और दूसरा गेम सेंटर। और उससे भी दुख वाली बात यह है कि आप इन दोनों को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पुश नोटिफिकेशन से बचना है तो सेटिंग्स में जाके आपको डिसेबल करना होगा कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, जब जाकर आपका ये सरदर्द खत्म होगा। तो इतने पैसे पे करने के बाद भी अगर कोई नॉर्मल यूजर है ना, तो वो इतना अंदर जाके मेरे को नहीं लगता कि बंद करेगा। लाइक हम अपने मम्मी पापा को दे दें तो भाई उनको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो 20-25 हजार वाले फोन का मिलने वाला है। बाकी इस फोन में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, फुल HD है, OLED पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके अंदर एक चीज मेरे को अच्छी लगी, अगर आप इसे ऑटो पे यूज करते हो इसके हाई रिफ्रेश रेट को, तो ज्यादातर एप्लीकेशन 90 to 60 हर्ट्ज के बीच में चलेंगी। अगर मैं iQOO और Vivo देखूं तो अगर आप उन्हें ऑटो पे यूज करते हो तो वहां पर 60 FPS पे प्ले होती हैं। अगर आपको 90 FPS पे चलानी है तो 120 FPS पे सेट करके ही रखना होगा। लेकिन iQOO Vivo के अंदर एक बात अच्छी है, जब आप रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर काफी सारी एप्स आ जाती है जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किसको आपको हाई रिफ्रेश रेट में चलाना है। पर इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सारी एप्लीकेशन 90 FPS पे चलती हैं और जो सिस्टम ऐप है वो 120 FPS में चलती हैं। बाकी जो डिस्प्ले है फ्रंट से भाई प्रीमियम लगती है, इसके बेजल चिन का है, क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अंदर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स में भी मस्त चलता है HDR कंटेंट। एंड यहाँ पर जो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिस्प्ले से अच्छा है, चाहे वो इसकी आउटर विजिबिलिटी हो और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन अच्छी है, रिकॉग्निशन अच्छी है। और एक चीज मेरे को अच्छी लगती है जो मैं बताना भूल गया था, वो इसके UI के अंदर यहाँ पर जो हैप्टिक इंटीग्रेशन है ना, लाइक OnePlus को उठा लो, इसको उठा लो या Realme को उठा लो, वो एक जैसी करते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे वेरिएशंस मिलते हैं, तो भाई वो वाला एक्सपीरियंस इसके अंदर भी है। तो डिस्प्ले के साथ साथ जो ये वाला एक्सपीरियंस है वो बहुत सही है। और इसके स्पीकर्स आपको स्टीरियो मिलते हैं, बाकी के जो 2 फोन है उनके अंदर मोनो स्पीकर्स हैं, तो इसके स्टीरियो स्पीकर्स ठीक परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, जहां पर मेरे को लगा है थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मैंने विदाउट गेमिंग इस फोन को चलाया था। ज्यादातर मेरी जो है वो सोशल मीडिया यूजेस थी। उस टाइम पे इसने मेरे को 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया था, जो कि मेरे को लगता है कि एवरेज है, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस नहीं है इस फोन के अंदर। इतना तगड़ा प्रोसेसर होने के बाद भी अंडर क्लॉक करा है एंड यहाँ पर ऐसा बैटरी बैकअप मिल रहा है। बट अगर आप गेमिंग करते हो तो मैंने बताया भाई गेम प्ले उतना अच्छा नहीं है, 40 मिनट ही में इसे झेल पाया गेमिंग में, और उसके बाद इसने 1 घंटे का बैटरी बैकअप कम कर लिया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका बैटरी बैकअप ना ही उतना बेकार है ना ही उतना अच्छा है। बट एक चीज काफी अच्छी है, वो इसकी चार्जिंग। भाई Oppo, Realme, OnePlus की चार्जिंग टॉप पर आती है, और यहाँ पर 100 वोल्ट की जो फास्ट चार्जिंग मिलती है ना, ये फोन को 30 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से बैटरी डिपार्टमेंट में मेरे को ये तगड़ा लगा। तो ऑल ओवर इसका कंक्लूजन दे देता हूं, मैंने इस सीरीज के तीनों फोन यूज करे हैं और ये चीज कही जा सकती है कि ये फोन उनमें सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजाइन वगैरह तो अच्छा मिल रहा है, साथ ही थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ठीक है, कैमरास अच्छे हैं और डिस्प्ले भी ठीक है। बाकी के जो 2 फोन है उनके ना ही कैमरा अच्छे ना ही परफॉर्मेंस अच्छी है, और उन दोनों फोनों का तो इस फोन से भी UI एक्सपीरियंस ज्यादा खराब है, क्योंकि डाउनलोड करोगे कुछ तो ऐप रिकमेंडेशन भरपूर आती है। तो यहाँ पर भाई तीनों ही फोन में ये फोन अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे भी कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो इसके अंदर भी काफी कमियां हैं, जैसे कि UI वाली और थोड़ी परफॉर्मेंस वाली। तो यही मेरी ओपिनियन है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको रीनो सीरीज का कोई फोन सेल में सस्ता मिल रहा है तो बस इसे ही बाय करना है, मतलब प्रो प्लस को, यही वर्थ है, बाकी के कचरा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFE बॉक्स गाइस।